equation given by Coulomb in medium. Let us consider the two charged particle. Firstly, the two charged particle first placed in a vacuum and then placed in a medium. That I written here. Firstly, it is given that let us consider the charged particle, the two charged particle Q1 and Q2 first placed in a vacuum, then placed in a medium at some separation, and that separation is same in vacuum as well as medium. So हम ये मान लें कि पहला चार्ज हमारा यहाँ है और दूसरा चार्ज ये रहा. पहले चार्ज की मैग्नीट्यूड हमने Q1 कंसिडर कर रखी है, दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड Q2 कंसिडर कर रखी है और इसको हमने सेपरेट आउट कर दिया है R सेपरेशन से इन वैक्यूम में इसे सेपरेट कर दिया. उसके बाद हमने फर्स्ट स्टेप ये लिया एंड सेकेंड स्टेप फिर से हमने चार्ज लिया और इन चार्जेस को इस बार मैंने मैग्नीट्यूड में मीडियम में रखा एट सेम सेपरेशन एज प्रीवियसली डिफाइंड इन मीडियम. जो डायग्राम मैंने बनाया है उस डायग्राम को यहाँ पे मैंने गिवन में लिख रखा है कि देयर आर टू कंडीशन. फर्स्ट, द टू चार्जेस आर placed at a separation R in vacuum and then it is placed in medium. The permittivity of vacuum is given as epsilon naught. Similarly, the permittivity of medium is given by epsilon m. So, in case of vacuum, the force in vacuum will be given by equation. वैक्यूम जो फोर्स होगा उस फोर्स को हमने F0 लिखा है और इस F0 की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R². ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा. कब? जब फोर्स वैक्यूम में, जिसको हमने पहले पढ़ रखा है. अगर इसी फोर्स को हम मेज़र कर रहे हैं मीडियम में, जिसका डायग्राम यहाँ पे गिवन है, तो उस फोर्स को हम इसी फोर्स की मैग्नीट्यूड जो होगी तो हम कहेंगे फोर्स इन मीडियम. तो अगर फोर्स इन मीडियम हम कैलकुलेट करें तो फोर्स इन मीडियम जो होगा वो F और उसमें सब्सक्रिप्ट में मैंने M लिख रखा है मीडियम के लिए. सो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन, सब्सक्रिप्ट में मैंने देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या कंसिडर कर रखा है, एप्सिलॉन M. सो मैंने इसको एप्सिलॉन M लिख लिया. कितने टाइम्स? Q1 Q2 ऑफ R² टाइम्स. नाउ अगर इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा और इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा. अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दें तो हम कह सकते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 से डिवाइड करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड क्या है, F0. इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड क्या है, Fm. सो हम इसको लिख सकते हैं F0 अपॉन Fm विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल्स टू, ये आप ध्यान से देखो तो ये Q1 Q2 अपॉन R², ये Q1 Q2 अपॉन R², बोथ विल बी कैंसल आउट एंड दिस 4 पाई and this 4 pi is also cancel out. So the value will be 1 upon epsilon naught upon 1 upon epsilon times m. और जिस इक्वेशन को मैं फिर से ऐसे लिख सकता हूँ कि फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम विल इक्वल्स टू epsilon m टाइम्स अपॉन epsilon naught. और इस epsilon m अपॉन epsilon naught को लिखा जाता है, इस epsilon m को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एंड epsilon naught क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको हम लिख सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. तो मैं क्या लिख रहा हूँ इसे कि फोर्स इन फ्री स्पेस दैट इज वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम विल इक्वल्स टू epsilon r. Here epsilon m represent absolute permittivity of medium, epsilon naught represent absolute permittivity of vacuum, and this epsilon m upon epsilon naught is written as epsilon r, and this will be relative permittivity of medium with respect to vacuum. So from this we conclude that force in medium राइट साइड इक्वेशन के लेके जा रहे हैं, एप्सिलॉन आर को नीचे लेके आ रहे हैं, तो हम कहेंगे फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू
फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर टाइम्स। और हम ये जानते हैं कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी उस फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज़्यादा होती है, ग्रेटर होती है। ऑन दैट नोट एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। कैसे हम इसको लिखेंगे? एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंस एप्सिलॉन m इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, सो वी कैन राइट इट एज एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन 1। सो फ्रॉम द इफ एप्सिलॉन r इज ग्रेटर देन 1, अगर यहाँ पे एप्सिलॉन r 1 से ज़्यादा है तो फोर्स इन मीडियम जो होगी वो फोर्स इन फ्री स्पेस से कम हो जाएगी। तो हमारा जो रिजल्ट हमें मिला है वो ये मिला कि फोर्स इन मीडियम is 1 upon epsilon r. What is epsilon r? Relative permittivity of medium times force in vacuum। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो हम इसको इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। ये हमारा कंक्लूजन डिराइव हुआ, हमने रिजल्ट डिराइव करा है कि हमारे पास जब हम मीडियम में जाएंगे तो मीडियम में फोर्स क्या हो रहा है? 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जा रहा है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, सो हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है। तो फोर्स इन मीडियम डिक्रीजेज। अगर हम मीडियम में जाएं तो फोर्स क्या होगी? डिक्रीज होगी। जो पहले थी वैक्यूम में उससे क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ओके। साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर एक और टर्म्स हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि एप्सिलॉन आर, ये अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन एप्सिलॉन आर। और अगर फोर्स इन फ्री स्पेस के इक्वेशन को लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स Q1 चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी, चार्ज ऑन सेकेंड बॉडी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर एफ स्क्वायर, जो कि हम इक्वेशन नंबर 1 में लिख रखे हैं। यहाँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है बच्चों? एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसे हम सब्स्टिट्यूट करें यहाँ तो हम इसको कह सकते हैं एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन आर, जो कि ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, एप्सिलॉन आर Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught r square। here epsilon naught एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो हमें जो वैल्यू मिली है वो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम यहाँ पे नोट करते हैं। द वैल्यू विल बी फोर्स इन मीडियम विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई epsilon m Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है, जो कि इक्वेशन नंबर 2 में हम पहले से पा चुके हैं। तो इसको कह सकते हैं कि अगर हम मीडियम में जाएंगे तो उसकी परमिटिविटी बढ़ेगी। यहाँ से भी समझ में आ रहा है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम और फोर्स के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। सो अगर परमिटिविटी इंक्रीज होती है, इफ परमिटिविटी इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज। कंक्लूजन नंबर 1 हमने क्या पाया? कंक्लूजन नंबर 1 हमने ये पाया कि फोर्स इन मीडियम इज 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम। एंड कंक्लूजन नंबर 2 हमने ये पाया कि एज वी गो इन अ मीडियम, इफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंक्रीजेज द फोर्स विल डिक्रीजेज। अब यहाँ पे हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है कि हम ये कह रहे हैं कि हमें मालूम है, एक नोट देख लेते हैं कि मान लिया जाए परमिटिविटी ऑफ वाटर, मीडियम वाटर की हम परमिटिविटी की बात करें, जो कि 80 टाइम्स होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो फोर्स क्या होगा? तो हम यहाँ पे रिलेशन में ये कह सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम विल इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ वाटर अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो इट विल इक्वल्स टू 80। तो हमें क्या पता चल रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी कितनी टाइम्स हो जाएगी? 80 टाइम्स हो जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी विल बी
80। एंड साथ में हम ये भी जान रहे हैं बच्चों कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी इज ए यूनिट लेस क्वांटिटी। यूनिट लेस क्वांटिटी कैसे यूनिट लेस है? तो हम कहेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम की यूनिट होगी कूलम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वही होगी। तो दोनों की दोनों यूनिट एक दूसरे को कैंसिल करके इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इट इज़ ओनली अ नंबर मैग्नीट्यूड विच इज़ यूनिट लेस। सो अगर हम इस रिलेशन में देखें तो हम कहेंगे फोर्स इन मीडियम इज़ 1/εr टाइम्स फोर्स इन वैक्यूम। तो ऐसे कंडीशन पे अगर हमसे पूछा जाता है कि इफ़ परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80 टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस देन हाउ मच टाइम्स द फोर्स डिक्रीजेज और इंक्रीजेज। तो हम ये जानते हैं कि वाटर में जाने के बाद परमिटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। मीडियम में जा रहे हैं तो फोर्स डिक्रीज होगा, और फोर्स जो डिक्रीज होगा वो कितने टाइम्स डिक्रीज होगा? 1 रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी वैल्यू कितनी आई है? 80। तो जो भी वैक्यूम में फोर्स होगा उसका 80 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा अगर हम वाटर में जाए तो। ठीक है, यहाँ से हमने कंक्लूड किया अभी, वो ये कंक्लूड किया कि रिलेटिव परमिटिविटी as well as and dimensionless quantity, dimensionless quantity है। ठीक है, क्लियर? लेस क्वांटिटी। ओके, फोर्थ पॉइंट हम देखते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है, मेरे दिमाग में अभी आ रहा है कि मान लिया जाए हम दो चार्ज कंसिडर करते हैं। एक चार्ज है Q1, फर्स्ट चार्ज विल बी Q1 and the second charge is Q2, and they are separated by some separation, and this separation is divided by into three part में हमने इस दो चार्जेस के बीच के सेपरेशन को हमने डिवाइड कर रखा है। ये जो सेपरेशन है इस पार्ट का की जो वैल्यू होगी वो हमने कंसिडर कर रखा है D1। इस पार्ट की जो सेपरेशन है उसको हमने कंसिडर कर रखा है D2। एंड चार्ज 2 से इस पार्ट के बीच के जो सेपरेशन है दिस सेपरेशन इज D3। और तीनों D1, D2 और D3 में हमने डिफरेंट टाइप्स के मीडियम को फिल कर रखा है। इनके बीच में जो मीडियम है वो डिफरेंट टाइप्स के मीडियम को हमने कंसिडर कर रखा है। तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल बी डिफरेंट। हियर द परमिटिविटी इज, लेट मी राइट, ये हमने कंसिडर कर रखा। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो हमने कहा कि यहाँ पे दो चार्जेस हमने कंसिडर कर रखे हैं Q1 एंड Q2, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है D1 प्लस D2 प्लस D3। और तीनों केसेस में इस D1 के बीच की जो सेपरेशन है उसकी परमिटिविटी है, इफ़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ε1 M1, इसकी परमिटिविटी हमने कंसिडर कर ली ε m2, और इसकी परमिटिविटी कंसिडर कर ली εm3। तो नेट फोर्स Q1 और Q2 के बीच में क्या होगा ये हमें समझना है। तो अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं नेट फोर्स जो होगा Q1 और Q2 के बीच में, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिंपली हम कह सकते हैं इट इज़ द फोर्स इन मीडियम 1 प्लस फोर्स इन मीडियम 2 प्लस फोर्स इन मीडियम 3। अब अगर फोर्स इन मीडियम 1 में अगर ये मान लेते हैं हम ये चार्ज यहाँ पे रखा होता तो इनके बीच में जो फोर्स होता वो क्या होता? लेट इस Q2 चार्ज को हम पहले यहाँ रख दिए, इस लोकेशन पे रख दिए, A पॉइंट पे रख दिए, लेट कंसिडर इट एज A पॉइंट। तो इनके बीच में जो फोर्स होगा उस फोर्स को पीछे हम लोगों ने जाना है, कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हम पाए हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम 1, जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी टाइम्स Q1 Q2 ऑफ R स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये चार्ज ये Q1 यहाँ रखा होता और ये Q2 यहाँ रखा होता तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम 2 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली अगर ये Q1 इस लोकेशन पे रखा होता, लेट द Q1 इज प्लेस्ड एट B,
तो अगर यहाँ पे रखा होगा तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो ये होगा, तो उसको हम यहाँ पे लिखें सिमिलरली उस जिस तरीके से हमने इसको लिख रखा है नोट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m2 q1 q2 अपॉन r ऑफ स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें तो q1 q2 अपॉन r स्क्वायर तीनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें जो 1/4 पाई भी कॉमन लिया जा सकता है, तो हम वैल्यू लिख सकते हैं जो कॉमन आउट करेंगे तो q1 q2 अपॉन 4 पाई कॉमन आउट हो जाएगा। एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे जो सेपरेशन है वो पहला जो सेपरेशन है वो d1 है, दूसरा जो सेपरेशन है वो d2 है और तीसरा जो सेपरेशन है वो क्या है d3 है। सो यहाँ से q1 q2 अपॉन 4 पाई हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन m1 d1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन m2 d2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन m3 d3 स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नेट फोर्स बिटवीन q1 एंड q2 इफ देयर इज डिफरेंट मीडियम इन बिटवीन q1 q2 एंड द सेपरेशन ऑफ अ मीडियम विल बी d1 d2 एंड थिकनेस ऑफ अ मीडियम इज d1 d2 एंड d3। ओके, तो इसको प्रॉब्लम को और भी हम कंक्लूड करते हैं, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि दिस विल बी q1 q2 अपॉन 4 पाई 1 अपॉन रूट ऑफ मीडियम 1 d ऑफ d1 ऑफ होल स्क्वायर। सिमिलरली इसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन m2 d2 का होल स्क्वायर और 1 अपॉन रूट ऑफ 3 d3 ऑफ होल स्क्वायर। और अगर इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को हम जनरलाइज करें 3 डिफरेंट मीडियम्स नहीं n डिफरेंट मीडियम्स हो तो हम कहेंगे सो द फॉर्मूला इन जनरल, जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हमें मिला इन जनरल, जो फॉर्मूला हम डिराइव करें वो फॉर्मूला है फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन 4 पाई समीशन ऑफ i from 1 to n 1 अपॉन रूट ऑफ एप्सिलॉन mi इंटू डी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन जनरल। अगर मोर देन 3 मीडियम हम इसमें रख सकते हैं, n मीडियम हम रख सकते हैं, तो ये हम लोगों ने जाना इफेक्ट ऑफ मीडियम इन कूलम्ब्स फोर्स, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि अगर हम कूलम्ब फोर्स को किसी मीडियम में कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी जो फोर्स होगी, जो फोर्स मिलेगा किसी मीडियम में, वो फोर्स वैक्यूम में मिलने वाले फोर्स से एप्सिलॉन r टाइम्स कम होगा। ठीक है, साथ में अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी इंक्रीज हो रही है तो उस मीडियम की परमिटिविटी इंक्रीज जितने टाइम्स होगी एप्सिलॉन r टाइम्स उस मीडियम का फोर्स भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, सो इट मीन्स परमिटिविटी अपोज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। और थर्ड हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में जाना, जो ये जाना कि ये यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है। इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम साथ में एक प्रॉब्लम भी देखें कि अगर इस तरीके से टू चार्ज पार्टिकल के बीच में n नंबर ऑफ मीडियम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया जाता है और सबकी थिकनेस d1 d2 d3 इसी तरह से n नंबर ऑफ थिकनेस कंसीडर करें तो इसका जनरल फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिला। ठीक है, होप कि आपको इफेक्ट ऑफ मीडियम इन कूलम्ब फोर्स समझ में आया होगा। अब